हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोबिलिटी एड्स। ये टॉपिक बच्चों प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक पूरा अच्छे से देखना विद प्रॉपर अटेंशन, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना मैंने आपको नोट्स भी बना के दिए हैं इन अ वेरी सिंप्लीफाइड ऑर्डर। तो वो नोट्स एज इट इज आप अपने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर प्रैक्टिकल में जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है रिगार्डिंग वॉकिंग एड्स, तो आप उनके सामने भी बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हो। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहले ये समझते हैं बच्चों की जो मोबिलिटी एड्स हैं ये होता क्या है। तो देखो, नाम से ही थोड़ा आइडिया लग रहा है कि वो डिवाइसेस या वो मशीन्स जो हमें मोबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, राइट। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वो अप्लायंसेस या डिवाइसेस विच आर यूजफुल फॉर मोबिलिटी बट एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये एड्स की जरूरत किन को पड़ेगी? उन इंडिविजुअल्स को जो कि खुद से नहीं चल पाते, उनको किसी सहारे की जरूरत होती है टू एम्बुलेट। तो उन इंडिविजुअल्स के लिए जो अप्लायंसेस या मशीन्स हम यूज करते हैं टू मेक देम एम्बुलेट आर नोन एज मोबिलिटी एड्स, राइट। अब ये जो मोबिलिटी एड्स होती हैं इनको हम एम्बुलेटरी असिस्टिव डिवाइसेस या फिर वॉकिंग एड्स भी कहा जाता है। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि वॉकिंग एड्स के बारे में लिखो, तो कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे वो आपसे मोबिलिटी एड्स के बारे में ही पूछना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है, एग्जाम में जब आप वाइवा देने जाते हो तो जो एग्जामिनर आता है वो आपको ये 3 टर्म्स दे देता है और आपसे डिफरेंस पूछने लग जाते हैं। कुछ बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे कि उनको समझ ही नहीं आता कि ये तीनों एक ही चीज हैं। तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब इंडिकेशंस की बात करते हैं कि आपको ये जो मोबिलिटी एड्स हैं ये कहाँ पे देने की ज़रूरत होती है। अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के अंदर बताया था कि जो मोबिलिटी एड्स होती हैं वो आप उन इंडिविजुअल्स को देते हो, या फिर ये एड्स वो इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं जो खुद से इंडिपेंडेंटली एम्बुलेट नहीं कर पाते। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए? तो ये सारी वो इंडिकेशंस हैं। पेन, मसल वीकनेस, एम्प्यूटेशन है, पेशेंट को फ्रैक्चर है तो वो नहीं चल पा रहा, कोई जॉइंट डिजीज है, बैलेंस में प्रॉब्लम है पेशेंट को, लैक ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन है, उसके जो सेंसेस हैं, जो प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं पेशेंट के, इन्फ्लेम्ड या इंजर्ड लिम्ब है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी, एक्सेसिव स्केलेटल लोडिंग एंड कॉस्मोसिस पर्पस से हम मोबिलिटी एड्स का यूज करते हैं। तो इन सारी कंडीशंस में हम मोबिलिटी एड्स का यूज करते हैं। इसके अलावा भी देयर आर मेनी कंडीशंस, बट मोटे तौर पे अगर मैं क्लासिफाई करूं तो यही सारी वो कंडीशंस हैं। इनके अंदर फिर देयर कैन बी मेनी डिफरेंट कंडीशंस नेम वाइज स्पेसिफिक होने के लिए, बट कैटेगराइजेशन में दीज आर द इंडिकेशंस फॉर मोबिलिटी एड्स। टाइप्स ऑफ मोबिलिटी एड्स। तो देखो बच्चों, देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ मोबिलिटी एड्स। अब इनको हम समझते हैं कौन कौन सी होती हैं। देखो, क्रचेस, केन्स, वॉकर्स, व्हील चेयर्स, ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थोसिस। सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ मोबिलिटी एड्स जो पेशेंट को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है एंड एट द सेम टाइम वो पेशेंट की जो मोबिलिटी है या फिर जो पेशेंट का एम्बुलेशन है वो भी अचीव करने में हेल्प करती हैं। इन सारे वॉकिंग एड्स के बारे में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे कि बच्चों ये खुद में ही बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और इनके ऊपर ना ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि जैसे आ जाएगा राइट अ नोट ऑन व्हील चेयर प्रेस्क्रिप्शन, या फिर राइट अ नोट ऑन राइट अ डिटेल्ड असेसमेंट फॉर एक्सिलरी क्रचेस, राइट। तो इन सब के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने अलग अलग वीडियो में अपने चैनल पे कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए अबाउट वॉकिंग एड्स मैंने यहाँ पे आपको बताया है। नेक्स्ट इज हाउ डज इट वर्क। अब ये जो वॉकिंग एड्स होते हैं ये इतने तरीके के भी होते हैं और हम इनको डिफरेंट कंडीशंस में यूज करते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा, बट इनका एक मेन पर्पस क्या होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो देखो, चाहे कोई भी वॉकिंग एड हो उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो इंडिविजुअल खुद से नहीं चल पा रहा हम उसको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं थ्रू दीज डिवाइसेस विच आर नोन एज वॉकिंग एड, ताकि वो इंडिपेंडेंटली एम्बुलेट कर सके। तो अब ये कब होगा कि जो जॉइंट है जहाँ पे उसको वेट बेयरिंग में प्रॉब्लम है उसकी जो वेट बेयरिंग है वो हम शिफ्ट कर देते हैं टू दीज डिवाइसेस
एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई पेशेंट है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है ना, अब वो एम्बुलेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही खड़ा होगा चलने के लिए तो उसके पैर पे लोड पड़ेगा और वो नहीं चल पाएगा, है ना। बट ऐसे बिना चले तो काम भी नहीं होगा। तो क्या होता है, पेशेंट को हम वॉकर दे देते हैं या फिर हम उसे क्रचेस दे देते हैं, मान लो इस कंडीशन के अंदर। तो क्या होगा, उसकी जो वेट बियरिंग है वो उसके पैर के ऊपर से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, उस वॉकिंग एड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो अब जो वेट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसके ऊपर, वॉकिंग एड के ऊपर। वहां पे वो जो आपका वेट था वो शिफ्ट हो गया, तो जो वेट बियरिंग था आपके पैर के ऊपर वो कम हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो आप इजीली एम्बुलेट कर पाओगे। तो ये एक इसका मेन प्रिंसिपल होता है इसकी वर्किंग का। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं मोबिलिटी एड्स को। एक तो ये पेन रिड्यूस करता है, फॉल का जो रिस्क होता है या फिर ओवरऑल जो फॉल रेट होता है एल्डरली में भी, उसको कम करने में ही हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो एक स्टिक लेके चलते हैं अपने साथ। वो क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि उनको उससे एक सपोर्ट मिलता है कि हम स्टिक लेके चल रहे हैं तो हमारा बैलेंस जो है वो बना रहता है, तो जो फॉल के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ग्रेटर इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो अपना काम खुद कर रहे हैं, वो खुद चल पा रहे हैं, तो उनके अंदर एक फीलिंग आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जिसकी वजह से जो उनका इंडिपेंडेंस का लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी, तो जैसे हमने बात करी थी कि फॉल उनको कम लगती है, फॉल रिस्क कम हो जाता है पेशेंट का, तो स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है तभी तो फॉल रिस्क कम हो रहा है। सो दीज टू थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। इम्प्रूव्स द गेट, जो फटीग लेवल होते हैं पेशेंट के वो कम हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है पेशेंट की वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो खुद से एम्बुलेट कर पा रहे हैं, उनको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देयर विल बी अ रिड्यूस ऑफ लोड ऑन द लोअर लिम्ब एंड ऑल्सो देयर इज इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी। अब इसके रिस्क क्या होते हैं, बेनिफिट्स की तो हमने बात कर ली कि ये बहुत अच्छे होते हैं, बट अब इसका नुकसान क्या होता है। मोबिलिटी एड्स जो होते हैं ना, उनसे आपको इंजरी के भी चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्सिलरी क्रचेस की बात करूं तो एक्सिलरी क्रचेस आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रचेस, जो कि हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, है ना। तो वो क्रचेस का जब हम इम्प्रॉपर यूज करते हैं या फिर इम्प्रॉपर तरीके से उनको यूज करते हैं टू एम्बुलेट, वो हमारी नर्व को इंजर कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम तो थी ही बट एक दूसरी प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाएगी, तो ये उसका रिस्क होता है। दूसरी बात क्या होती है, कई बार जो पेशेंट होता है ना वो सोलली सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं वॉकिंग एड्स के ऊपर, कि हम चलेंगे तो सिर्फ इनके भरोसे चलेंगे और अगर हमसे ये छीन लोगे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो उनको ना इनकी आदत हो जाती, दे गेट हैबिचुएटेड टू इट, कि भाई ये है तो बढ़िया है, नहीं है तो हमसे काम नहीं हो पाएगा, राइट। तो उनको आदत लग जाती है, तो वो चीज भी यहाँ पे सही नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम क्रचेस को ढंग से नहीं यूज करते तो यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं क्रच पैरालिसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी जो आर्मपिट है वहाँ पे जो नर्व्स आती हैं, जब उनके ऊपर बहुत एक्सेसिव प्रेशर पड़ने लग जाता है बिकॉज ऑफ एक्सिलरी क्रचेस, तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। प्रिस्क्राइबिंग मोबिलिटी एड्स, अब बच्चों जो प्रेस्क्रिप्शन रहता है वॉकिंग एड्स का वो एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है आफ्टर द प्रॉपर डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। इसमें आपको पेशेंट की सारी चीज़ों के बारे में कवर करना है। जैसे पहले आप उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लोगे, कोमॉर्बिडिटीज़ के बारे में पूछोगे, पेशेंट की नीड्स क्या है, अल्टीमेटली अगर उसे कोई मोबिलिटी एड चाहिए तो उसका मेन एम क्या है जो फुलफिल होना चाहिए, टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है या परमानेंट रिक्वायरमेंट है। अब टेम्परेरी परमानेंट ऐसे समझो कि अगर किसी इंडिविजुअल का फ्रैक्चर हुआ है, उसको आप मोबिलिटी एड्स प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे जब तक उसका फ्रैक्चर हील नहीं हो पाता। परमानेंट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको एल्डरली का एग्जांपल दिया था कि जो जेरियाट्रिक के केसेस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो स्टिक के साथ चलते हैं, तो वो स्टिक के साथ चलना उनकी एक आदत बन जाती है कि हम तो इसी के साथ चलते रहेंगे। तो वो आपको रिक्वायरमेंट देखनी है पेशेंट की, पेशेंट का बैलेंस तो सही है नहीं है, उसकी मसल स्ट्रेंथ है भी कि वो प्रोस्थेसिस का या फिर जो वॉकिंग एड्स हैं उनका जो वेट है वो लिफ्ट कर सके, पेशेंट का कॉग्निशन कैसा है, सही है नहीं है, इज ही मेंटली स्टेबल और नॉट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का आपको असेसमेंट करना है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का असेसमेंट करना है, जो पेशेंट का होम एनवायरनमेंट है, क्या आप जो उसको चीज़ें प्रिस्क्राइब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पेशेंट को बोला कि आप व्हील चेयर ले लो, बट उसके घर पे ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है कि वो व्हील चेयर को एम्बुलेट कर सके वहाँ पे ढंग से, तो आपको वो सारी चीज़ें भी देखनी होंगी। पेशेंट की सेफ्टी एंड फॉल रिस्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी मोबिलिटी एड पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने से पहले, तो आपको इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से डिटेल में देखना होता है।
अब इन सब चीज़ों के अलावा बच्चों जो वॉकिंग एड्स होती हैं उनको प्रिस्क्राइब करने के लिए आपको पेशेंट का जो वेट बेयरिंग स्टेटस होता है ना वो भी देखना होता है कि वो कितना वेट बेयरिंग कर ले पा रहा है, कर पा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये जो वॉकिंग एड्स थे इनका प्रिंसिपल क्या था, इनका वर्किंग क्या था कि ये जो वेट बेयरिंग होता है उसको शेयर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं अपने ऊपर, ताकि जो पेशेंट है उसका लोअर लिम्ब जो है उस पर उतना लोड ना पड़े और वो अच्छे से काम कर सके। तो पेशेंट का वेट बेयरिंग स्टेटस कैसा है, वो कितना वेट बियर कर सकता है अपने लोअर लिम्ब पे, उस हिसाब से आप असिस्टिव डिवाइस उसको बताओगे, तो वो भी आपको चेक करना आना चाहिए। तो अभी जो वेट बेयरिंग स्टेटस होता है बच्चों, इसके 5 लेवल्स होते हैं। पहला फुल वेट बेयरिंग, नॉन वेट बेयरिंग, पार्शियल वेट बेयरिंग, टो टच वेट बेयरिंग एंड वेट बेयरिंग एज टॉलरेटेड। अब इनको एक एक करके समझते हैं। फुल वेट बेयरिंग में क्या होता है बच्चों कि जो इंडिविजुअल है ना वो बिल्कुल अपनी बॉडी का वेट उठा सकता है अपने लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर, फुल वेट बेयरिंग कर पा रहा है। नॉन वेट बेयरिंग में क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है वो अपने इन्वॉल्व्ड लिम्ब पे, जो उसका लोअर लिम्ब जो इन्वॉल्व है उस पे वेट ले ही नहीं पा रहा। फॉर एग्जाम्पल अभी पेशेंट का रिसेंट फ्रैक्चर हुआ है ना, तो उसकी हीलिंग होनी है अभी, क्योंकि फ्रैक्चर बिल्कुल अभी हुआ है, तो उसमें पेशेंट जो है वो फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका जो फ्रैक्चर अभी ताज़ा हुआ है, तो नॉन वेट बेयरिंग कंडीशन आ जाएगी। या फिर अगर किसी पेशेंट का एम्प्यूटेशन हुआ है अभी, है ना, तो उसका तो फुट ही नहीं है, तो वो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में लाएगा क्या, तो वहाँ पे भी आपका जो इन्वॉल्व्ड लिम्ब है वो नॉन वेट बेयरिंग में है। नेक्स्ट कम्स द पार्शियल वेट बेयरिंग, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ वेट पेशेंट जो है वो बियर कर सकता है ऑन द इन्वॉल्व्ड एक्सट्रीमिटी। तो इसको हम ना बॉडी वेट के परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि 20%, 50%, 75%, डिपेंडिंग कि वो कितना अपनी बॉडी का जो वेट है वो बियर कर पा रहा है ऑन द लोअर लिम्ब। नेक्स्ट इज द टो टच वेट बियरिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि जो पेशेंट है ना वो सिर्फ अपने पैरों के जो टोज हैं, जो इन्वॉल्व साइड का जो टो है, सिर्फ उसी को टच कर रहा है फ्लोर पे, वेट बेयरिंग नहीं कर रहा, बस टो को टच किया एंड अप, टो को टच किया एंड अप, बस यही चीज हो रही है। वेट बेयरिंग एज टॉलरेटेड, यानी कि यहाँ पे पेशेंट जितना कंफर्टेबल है उतना ही वो वेट बेयरिंग टॉलरेट कर पा रहा है। जहाँ पे उसको पेन आया या फिर द पेशेंट फील्स अनकंफर्टेबल, बस उसके बाद वेट बेयरिंग नहीं हो रही। तो ये आपको पेशेंट गाइड करता है कि हाँ बस मैं इतना ही वेट बेयर कर सकता हूँ और अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रचेस होता क्या है। तो देखो क्रचेस क्या होते हैं, ये मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि मेडिकली डिजाइंड होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये जो पेशेंट होता है उसको एम्बुलेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि क्रचेस जो हैं वो पेशेंट को चलने फिरने में हेल्प करते हैं। ये जो क्रचेस हैं हमने अभी ये पढ़ा कि ये पेशेंट को चलने फिरने में या फिर एम्बुलेशन के लिए हेल्प करते हैं। अब ये जो क्रचेस हैं ये हमें एम्बुलेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं, तो जो क्रचेस होते हैं ना वो हमारी वेट बेयरिंग को डिवाइड कर देते हैं। अब देखो आपकी जो अपर बॉडी का वेट है वो आपके लेग्स पे जाता है, तभी आप एम्बुलेट कर पाते हो, राइट। बट क्रचेस के हेल्प की वजह से क्या हो जाता है कि जो आपका वेट है वो लेग के साथ साथ आपके जो क्रचेस है ना वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है आपका वेट। इससे क्या होगा कि जहाँ पे आपका लेग होगा ना वहाँ पे आपको वेट बेयरिंग में रिलीफ मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा जो पेशेंट है वो इजीली एम्बुलेट कर लेता है। क्रचेस की बात करूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे जो आपकी अपर एक्सट्रीमिटी होती है वहीं से आपका जो बॉडी वेट है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द क्रचेस। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी लेग्स पे वेट बेयरिंग है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और जो पेशेंट है वो इजीली अपनी वॉक कर सकता है। अब क्योंकि क्रचेस भी आ गए हैं तो जो आपका बेस ऑफ सपोर्ट होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तो आपके लेग्स ही थे बेस ऑफ सपोर्ट के लिए, बट अब क्रचेस का भी एरिया इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर। तो जो आपका बेस ऑफ सपोर्ट है वो ज़्यादा हो गया, और हमें पता है कि जितना ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट होता है उतनी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलती है। टाइप्स ऑफ क्रचेस, so there are total 3 type of crutches. First is the axillary, then is the elbow crutch and the last is the forearm crutch. अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि ये तीनों क्रचेस होते क्या हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सिलरी क्रच, और ये कॉमनली आपने बहुत जगह देखा होगा, तो इनको हम स्टैंडर्ड क्रच भी कहते हैं। अब बाकी दो क्रचेस के मुकाबले जो एक्सिलरी क्रच होते हैं ना ये सबसे ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी और बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, इतने एल्बो क्रचेस भी नहीं करते और फोर आर्म क्रचेस भी नहीं करते। इसी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, उनको हम एक्सिलरी क्रचेस ही रेकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 80% ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं हमें। क्यों? क्योंकि ये 80% ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं।
अब ये जो एक्सिलरी क्रच हैं ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, स्टील। अब इसके पार्ट्स की बात करें तो एक्सिलरी क्रच के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एक्सिलरी पैड, देन हैंड ग्रिप एंड लास्ट में एक रबर फेरियूल। तो आप इस इमेज में देख सकते हो ये एक टिपिकल डिज़ाइन है ऑफ एक्सिलरी क्रच। तो सबसे ऊपर जो आपको पार्ट दिख रहा है वो है एक्सिलरी पैड, क्योंकि ये आपका एक्सिला में लगता है जाके। नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है जो मिडिल में है वो है हैंड ग्रिप, यहाँ पे पेशेंट अपने हाथों से इसको पकड़ता है। एंड लास्ट इज द रबर फेरियूल। एक्सिलरी पैड क्या हुआ, ये सबसे टॉप पोर्शन होता है क्रच का। नॉर्मली ये जो एक्सिलरी पैड होता है ना आपका, ये मेटल का बना होता है और इसके ऊपर कुशनिंग करी गई होती है ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एक्सिलरी पैड है ये आपकी एक्सिला में जाके फिट होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ चुभे ना, इसलिए यहाँ पे कुशनिंग कर दी जाती है अच्छे से। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो आपका एक्सिलरी पैड है ये लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट के साथ जाके लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की जो लेटरल स्टेबिलिटी होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। और ये एक्सिला से 5 सेंटीमीटर बिलो प्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट जो आता है बच्चों वो है आपका हैंड ग्रिप। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हैंड ग्रिप वो वाला पोर्शन होता है जहाँ से पेशेंट अपने हाथों से इस हिस्से को पकड़ के एम्बुलेट करता है। ये जो हिस्सा होता है ये भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बना होता है, डिपेंडिंग आपका जो क्रच है वो किस मटेरियल से बना होता है, बट यूजुअली ये भी प्लास्टिक का ही बना होता है और इसके ऊपर भी कुशन मटेरियल लगाया हुआ होता है। अब ये वाला जो एरिया होता है हैंड ग्रिप वाला, ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से कोइंसाइड करता है, हिप जो फीमर बोन होती है उसका जो ग्रेटर ट्रोकैंटर होता है वहाँ से हैंड ग्रिप जो है वो अलाइन करता है। और ये जो हैंड ग्रिप है ये भी ना एडजस्टेबल होती है, इसकी जो हाइट होती है, ऊपर करना है हमें नीचे करना है, ये भी एडजस्टेबल होती है। नेक्स्ट इज द रबर फेरियूल। अब ये जो रबर फेरियूल है बच्चों ये सबसे नीचे लगा होता है। अब इसका मेन काम क्या होता है इस रबर फेरियूल का, कि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करके रखता है कि जो आपका क्रच है वो स्लिप ना हो जाए फ्लोर के ऊपर। तो ये जो रबर फेरियूल है ये इसलिए ज़रूरी होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी क्रच, ये क्वेश्चन जो है पेपर में आना ही आना है और प्रैक्टिकल में भी आपको ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बोल सकता है एग्जामिनर कि आप एक्सिलरी क्रच का या तो वॉकिंग दिखाओ, एक्सिलरी क्रच के गेट पैटर्न दिखाओ या फिर उसका मेजरमेंट लेना दिखाओ, या दोनों चीज़ें वो आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको एक्सिलरी क्रच का गेट पैटर्न देखना है तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हो मेरी, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी क्रच। तो देखो एज अ थेरेपिस्ट हमारा ये काम होता है कि जो एक्सिलरी क्रच का मेजरमेंट हो ना वो पेशेंट के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि हर पेशेंट की जो डिमांड्स होती हैं, फिर जो हर पेशेंट का बॉडी होता है ना वो डिफरेंट होता है, किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट लंबी है ना, तो उस हिसाब से जो क्रच है उसके अंदर भी मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो मेजरमेंट जो होती है एक्सिलरी क्रच की वो हम 2 तरीके से लेते हैं। पहला शूज ऑफ एंड वन विद द शू ऑन, मतलब एक में जूते पहन रखे हैं और दूसरे में जूते नहीं पहन रखे। इनमें भी लाइन और स्टैंडिंग दोनों पोजीशंस का हम यूज करते हैं। सबसे पहले आता है शूज ऑफ। शूज ऑफ में जो सुपाइन लाइन पोजीशन है बच्चों ये सबसे एक्यूरेट होती है फॉर टेकिंग द मेजरमेंट, राइट। तो पेशेंट ने जूते उतार रखे हैं और वो सीधा लेटा हुआ है ना, तो उसमें हम मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं, जो एपेक्स ऑफ एक्सिला है, यानी कि जो आपका एक्सिला है उसका एपेक्स होता है, आपने एक्सिला के एनाटॉमी में पढ़ा होगा। तो एक्सिला के एपेक्स से मीडियल मेलियोलस तक वहाँ तक हम मेजरमेंट लेते हैं। तो ये किसके लिए हुआ, सुपाइन लाइन पोजीशन में शूज ऑफ का। स्टैंडिंग पोजीशन में आप कैसे मेजरमेंट लोगे कि पेशेंट बिना जूतों के खड़ा हुआ है, आपने उसके एक्सिला से 2 इंच नीचे अपना टेप लगाया, मेजरिंग टेप। उसके बाद आपने उस टेप को लिया और जो पेशेंट का फुट है, जो पेशेंट का पैर है, उसके 6 इंच आगे की तरफ और 2 इंच साइड की तरफ, वो जो पॉइंट आएगा वहाँ पे आपको पॉइंट लगा लेना है और वहाँ तक आपको मेजरमेंट लेनी है। अब आता है शूज़ ऑन, कि अब आपने पेशेंट को उसके शूज़ पहना दिए, अब आप मेजरमेंट ले रहे हो। तो ये भी हम 2 तरीके से ले रहे हैं, सुपाइन लाइन पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन। अब यहाँ पे मेजरमेंट लेने का तरीका चेंज हो जाता है। सुपाइन लाइन पोजीशन में क्या होगा यहाँ पे कि जो मेजरमेंट है वो एपेक्स ऑफ एक्सिला के 5 सेंटीमीटर नीचे से शुरू की जाएगी और वो जो पेशेंट का हील है, जो शू का हील है, पीछे वाला पार्ट, हील वाला पार्ट, उसके 20 सेंटीमीटर लेटरली यानी कि साइड की तरफ, बाहर की तरफ हमको पॉइंट मेजर करके वहाँ पे ये पूरी मेजरमेंट लेनी होगी। स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होगा कि जो मेजरमेंट है वो सेम रहेगी एज द शूज ऑफ वाला मेथड।
ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि शूज ऑन और शूज ऑफ में जो स्टैंडिंग वाली पोजीशन है ना, उन दोनों की मेजरमेंट सेम रहती है, बस जो लाइन पोजीशन है शूज ऑफ और शूज ऑन की वो चेंज होती है। नेक्स्ट इज द हैंड ग्रिप मेजरमेंट। अभी तो हमने क्या किया, पूरे क्रच की मेजरमेंट ली है। अब हम हैंड ग्रिप मेजरमेंट करते हैं कि जो हैंड ग्रिप है वो किस लेवल पे आना चाहिए। जैसे हमें पता है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आना चाहिए हैंड ग्रिप का लेवल, तो उसकी हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, सिर्फ 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, और जो अल्नर स्टाइलेड प्रोसेस होता है आपके एल्बो का, उसको 20-30 डिग्री फ्लेक्स पोजीशन में रखना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम मेजर करते हैं फॉर हैंड ग्रिप मेजरमेंट। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक्सिलरी क्रच की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ये आपका बैलेंस इंप्रूव कर रहा है, लेटरल स्टेबिलिटी दे रहा है, फंक्शनल एम्बुलेशन तो ये प्रोवाइड कर ही रहा है, बहुत इजीली एडजस्टेबल हो जाते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, और ये स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए भी इंडिविजुअल यूज कर सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो देखो जैसे जो पेशेंट, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो कई बार अगर पेशेंट बहुत क्राउडेड एरिया में जा रहा है तो वहाँ पे उसको एम्बुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ये क्रचेस से डोनिंग डॉफिंग इनकी ईजी नहीं होती है ना। दूसरा क्या होता है कि जो पेशेंट है, अब मैंने बताया कि जो इसकी पोजीशन है वो एक्सिला में होती है ना, बट कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द एक्सिलरी क्रच, पेशेंट जो है वो अपनी नर्व्स को डैमेज कर लेता है, जो कि एक्सिला के थ्रू पास आउट होनी होती है। इनको हम एक्सिलरी क्रच पाल्सी या फिर क्रच पाल्सी भी बोल देते हैं, तो ये भी इसका एक नुकसान होता है। तीसरा क्या है कि पेशेंट ना इनके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि अगर वो अब वैसे नॉर्मली चल भी सकता है तो भी वो नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज सो मच डिपेंडेंट ऑन दीज क्रचेस कि वो वैसे चलना ही नहीं चाहता, तो ये भी इनका एक डिसएडवांटेज होता है। नाउ नेक्स्ट आर दी एल्बो क्रचेस। अब ये जो एल्बो क्रचेस हैं ये एक्सिलरी क्रच से आप इस इमेज में देख सकते हो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये ना लेस स्टेबल होते हैं देन द एक्सिलरी क्रच, और ये 60% ही स्टेबिलिटी देते हैं, वेयर एज जो एक्सिलरी क्रच था वो हमें 80% स्टेबिलिटी दे रहा था, बट ये वाला 60% ही स्टेबिलिटी दे पाता है। सो ये किन पेशेंट के लिए रेकमेंड होगा, जिनकी जो इंस्टेबिलिटी है या फिर जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक्सिलरी क्रच हम किनको दे रहे थे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ही इंस्टेबिलिटी थी, वो बिल्कुल भी अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे चलते टाइम, बट यहाँ पे पेशेंट के अंदर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी है और थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी भी है, तो इन पेशेंट्स को हम एल्बो क्रचेस देते हैं। नाउ द पार्ट्स ऑफ एल्बो क्रच। अब एल्बो क्रच के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, फॉरआर्म कफ, सिंगल अपराइट, हैंड पीस एंड रबर फेरिंग। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, सबसे ऊपर है आपका फॉरआर्म कफ, देन इज द हैंड पीस एंड द लास्ट इज द रबर फेरिंग। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉरआर्म कफ की। तो ये मेटल का बना होता है और इसके ऊपर भी कुशन मटेरियल लगा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का हैंड आता है ना, तो उसको अच्छे से सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे कुशन मटेरियल लगाया जाता है। ये वाला जो फॉरआर्म कफ होता है इट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द एल्बो जॉइंट, यानी कि आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये फॉरआर्म कफ के ऊपर प्लेस होता है। सिंगल अपराइट। अब सिंगल अपराइट का यहाँ पे क्या काम है, ये एडजस्टेबल क्लिप्स होती है, प्रेस क्लिप्स होते हैं, जिनको आप एडजस्ट करके ना जो क्रच की हाइट है उसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये प्रॉक्सिमल एडजस्टेबल क्लिप्स भी होती हैं और डिस्टल एडजस्टेबल क्लिप्स भी होती हैं। जो प्रॉक्सिमल क्लिप्स होती हैं आपकी, वो जो फॉरआर्म कफ है उसकी हाइट को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, और जो डिस्टल प्रेस क्लिप्स होती हैं वो आपकी जो क्रच की हाइट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज द हैंड पीस। तो हैंड पीस का क्या काम होता है, तो हैंड पीस भी देखो हमारी हैंड की ग्रिप के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये कहाँ प्लेस होता है, अब जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एडजस्टेबल क्लिप्स थी ना, उनके बीच में आपको ये हैंड पीस देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी जो हैंड पीस है ये किसके साथ अलाइन होता है, विद द ग्रेटर ट्रोकेंटर। नेक्स्ट इज द रबर फेर्यूल। तो जो काम एक्सिलरी क्रच में रबर फेर्यूल का था, यहाँ पे भी वही काम है, क्या कि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है और पेशेंट को ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करता है व्हाइल ही इज एम्बुलेटिंग। अब इसकी भी मेजरमेंट हमें पढ़नी ज़रूरी है। अब इसकी मेजरमेंट कैसे होती है, तो जो आपका एल्बो है वो 20 से 30 डिग्री फ्लेक्शन में रहता है। इस पोजीशन में आप जो अल्नर स्टाइलेड प्रोसेस होता है वहाँ पे अपना पॉइंट मार्क करते हो, और दूसरा पॉइंट आप कहाँ मार्क करते हो, 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील ऑफ द शू और द फुट, है ना। तो ये आप शूज़ के साथ भी ले सकते हो और विदाउट शूज़ भी ले सकते हो, दोनों में ही आपको 20 सेंटीमीटर लेटरल एक पॉइंट मार्क कर लेना है। दूसरा पॉइंट आपका कहाँ था, अल्नर स्टाइलेड प्रोसेस पे, जब आपका एल्बो 20 से 30 डिग्री फ्लेक्शन में है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस मेजर करते हो और वो हो जाता है आपका एल्बो क्रच की मेजरमेंट।
द लास्ट वन आर द फॉरआर्म क्रचेस। तो फॉरआर्म क्रचेस को भी हम दूसरे नामों से जानते हैं, जैसे कि लॉबस्ट्रैंड, कैनेडियन एंड गटर क्रचेस। तो ये मेटल के ही बने होते हैं। अब इनके पार्ट्स की बात करते हैं कि फॉरआर्म क्रच के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला फॉरआर्म पैड होता है विद अ सपोर्टिंग स्ट्रैप, एडजस्टेबल हैंड पीस और रबर फेल्यूल। तो अब अगर आप देखोगे ना कि हर क्रच का ना बेसिक वही डिज़ाइन है, सब में एक ऊपर पैड होता है, एक्सिलरी या फॉरआर्म जहाँ वो प्लेस हो रहा है, एक हैंड ग्रिप है और लास्ट में रबर फेल्यूल तो सब में है ही। तो ओवरऑल सबका जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एडजस्टेबल हैंड पीस है, देन देयर इज फॉरआर्म पैड विद सपोर्टिंग पैड एंड लास्ट में एंड में है आपका रबर फेल्यूल। तो ये वाला जो क्रच है ये आप प्रॉक्सिमली और डिस्टली दोनों तरफ से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो प्रॉक्सिमली जब आप एडजस्ट करते हो तो जो आपका फॉरआर्म कफ है उसकी जो हाइट है या उसकी जो पोजीशन है आप उसको वेरी कर सकते हो, और डिस्टली जो ओवरऑल क्रच की हाइट है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब ये वाले तरीके के जो क्रचेज होते हैं ना, ये यूजुअली हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर उन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि ना वेट है वो अपने हाथों के थ्रू नहीं ट्रांसफ़र कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के रिस्ट में फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है तो उसकी हैंड ग्रिप इतनी मजबूत नहीं होगी, तो उसको अपना जो सारा वेट ट्रांसफ़र है वो कहाँ से देना पड़ेगा, फॉरआर्म के थ्रू ही देना पड़ेगा, क्योंकि हाथों में तो उसके प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ से उसकी वेट बेयरिंग हो जाती है थ्रू फॉरआर्म। अब इसकी हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो इसकी मेजरमेंट लेने का ये तरीका होता है कि इसकी मेजरमेंट भी हम दो तरीके से लेते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में और लाइन पोजीशन में। स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है, द मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम द एल्बो टू द फ्लोर, यानी कि एल्बो और फ्लोर के आप पूरा मेजर कर लेते हो क्या डिस्टेंस है। दूसरा आता है लाइन पोजीशन में। तो लाइन पोजीशन में क्या होता है कि जो आपका एल्बो है वो फ्लेक्स रहता है, उस पॉइंट जहाँ से आपका एल्बो फ्लेक्स है, ये वाला पॉइंट जो एलिक्रोनॉन प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ फ्लेक्स्ड एल्बो। वहाँ से आप 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील विथ शूज़ ऑन, यहाँ पे देखो स्पेसिफाई किया गया है शूज़ ऑन, यानी कि जूते पहन के ही आपको मेजरमेंट लेनी है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ आपका ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, जहाँ पे आपका एल्बो है वो फ्लेक्स रहेगा, और दूसरा पॉइंट कहाँ हुआ 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस मेजर करते हैं जब हम लाइन पोजीशन में मेजरमेंट ले रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये वाले जो क्रचेस होते हैं ना, ये बहुत इजीली एडजस्टेबल हो जाते हैं, प्लस इनकी डॉनिंग एंड डॉफिंग भी इजी रहती है, तो आप इनको इजीली क्राउडेड एरिया में भी ले जा सकते हो। जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल करता है जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग एक्सेट्रा, वो भी इसके थ्रू बहुत इजी हो जाती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो कर्व्स होते हैं ना फॉरआर्म क्रचेस के, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको रिमूव करना, तो यहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे जैसे एक्सिलरी क्रचेस में तो हमें लेटरल स्टेबिलिटी भी मिल रही थी, क्यों, क्योंकि वो पूरा एक्सिला तक आ रहा था, बट यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पेशेंट को है लेटरल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे पेशेंट को इतनी लेटरल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी बार तो होता ही नहीं है। एंड द लास्ट वन कि जो पेशेंट है वो इन क्रचेस के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं बच्चों की क्रच वॉकिंग होता क्या है। तो जब एक इंडिविजुअल एम्बुलेट करता है क्रचेस के थ्रू तो उसे हम कहते हैं क्रच वॉकिंग, और इस गेट को हम कहते हैं क्रच गेट। अब देखो, क्रच वॉकिंग जो होती है ना, वो तीन तरीके से इंडिविजुअल कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। या तो बिल्कुल नॉट वेट बेयरिंग कंडीशन हो पेशेंट की, या पार्शियल वेट बेयरिंग हो, या फिर फुल वेट बेयरिंग हो। अब इन तीनों का मतलब वैसे तो मैंने अपने इस इंट्रोडक्शन टू मोबिलिटी एड्स वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, बट यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। अब देखो, नॉन वेट बेयरिंग में तो हमें पता ही चल रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने लोअर लिम्ब के ऊपर जो इन्वॉल्व साइड ऑफ लोअर लिम्ब है, लेफ्ट या राइट, उस पर कोई वेट बेयर नहीं कर रहा है, तो दैट इज नॉन वेट बेयरिंग। पार्शियल वेट बेयरिंग क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने इन्वॉल्व लेग के ऊपर थोड़ा बहुत वेट, पार्शियल वेट बेयर कर रहा है। और फुल वेट बेयरिंग में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो पूरा अपने 100% वेट जो होता है वो अपने पैर के ऊपर डाल रहा है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न इन क्रच वॉकिंग। तो जो थेरेपिस्ट का यहाँ पे क्या काम होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट कि वो पार्शियल वेट बेयरिंग में है, फुल वेट बेयरिंग में है, या फिर नॉन वेट बेयरिंग में है, तो हमें पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको जो क्रच का पैटर्न होता है, क्रच वॉकिंग जो होती है, वो उन्हें सिखाना होता है। तो क्रच वॉकिंग सिखाने से पहले उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर उन्हें कैसे चलना है, क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स होती हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें उन्हें पहले से ही समझानी होती हैं।
अब एक जनरल रूल की बात करें तो नॉन वेट बेयरिंग जो गेट होता है बच्चों क्रच वॉकिंग का, उसमें जो गुड है, गुड क्रच और गुड लिम, वो पहले आगे जाता है ना। पार्शियल वेट बेयरिंग में क्या होता है, जो बैड क्रच है या फिर जो बैड लिम है वो पहले आगे रखते हैं हम। फुल वेट बेयरिंग में भी बैड क्रच या बैड लिम हम आगे रखते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ इस चीज को। जब आप चलते हो है ना, तो आपके जो दोनों पैर होते हैं वो इस तरीके से अलाइन होते हैं एक दूसरे के बराबर, पर कोई पैर पहले आगे आता है, फिर अल्टरनेटिवली दूसरा पैर आगे आ जाता है। क्रच वॉकिंग में क्या होता है, जब जो इंडिविजुअल है जो नॉन वेट बेयरिंग में है उसका तो ऑब्वियसली गुड पैर ही सबसे पहले आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही पैर है, दूसरे पैर पे तो वो वेट ले ही नहीं रहा है। तो इसमें आपका गुड क्रच और गुड लिम आगे आता है पहले। पार्शियल वेट बेयरिंग में और फुल वेट बेयरिंग में जो आपका इन्वॉल्व्ड पैर है, जिस पैर में आपको, जिस लेग में पेशेंट को प्रॉब्लम है, वो पैर पहले आगे आता है। अब नॉन वेट बेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो अफेक्टेड लेग होता है वो कभी भी वेट बेयर नहीं करता, हेंस द नेम, है ना। तो पेशेंट जो होता है वो एक ट्रायंगुलर बेस पे स्टैंड होता है। कैसे, क्योंकि देखो उसके दोनों हाथ में क्रचेज हैं, दोनों हाथ में क्रचेज हैं और एक उसका पैर है, तो दो क्रचेस के निशान और एक उसके पैर का निशान, तो ये एक ट्रायंगुलर बेस बना देते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि द पेशेंट स्टैंड्स विद द ट्रायंगुलर बेस। अब नॉन वेट बेयरिंग में जो क्रचेज होते हैं उनके थ्रू हम 3 तरीके से चल सकते हैं, 3 पॉइंट गेट, 2 पॉइंट गेट एंड 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट को हम शैडो वॉकिंग भी कहते हैं। नॉन वेट बेयरिंग में जो 3 पॉइंट गेट होता है बच्चों, ये कैसे करते हैं हम, पेशेंट ने क्रचेस पकड़े हुए हैं तो सबसे पहले जो अनअफेक्टेड साइड का क्रच है ना, वो आगे की तरफ जाता है, फिर आपका अफेक्टेड साइड का क्रच आगे की तरफ जाएगा एंड देन जो पेशेंट है वो अपना पैर आगे की तरफ लेके जाएगा। सो फर्स्ट इज अनअफेक्टेड क्रच, देन इज अफेक्टेड क्रच एंड देन इज द अनअफेक्टेड लेग इन 3 पॉइंट गेट नॉन वेट बेयरिंग। अब यहाँ पे एक चीज आती है, स्विंग टू एंड स्विंग थ्रू। तो देखो हमने क्या बोला कि जो पेशेंट है वो एक ट्रायंगुलर बेस के साथ खड़ा होता है ना। अब जब क्या होता है, जब पेशेंट ने अपने दोनों क्रचेस आगे बढ़ाए, है ना, क्योंकि पहले वो अनअफेक्टेड क्रच आगे लेके जा रहा है, फिर वो अफेक्टेड क्रच आगे लेके जा रहा है, उन दोनों क्रचेस का जो बेस होता है ना, उसके बीच में हम एक लाइन को हम इमेजिन करते हैं, उसको हम नाम देते हैं एक इमेजिनरी लाइन जो उन दोनों क्रचेस को ज्वाइन कर रही है ना। तो जब आपका जो पेशेंट है उसका जो अनइन्वॉल्व्ड लेग है, जो पैर है, वो उस लाइन के पीछे तक ही रहता है, तो उसे हम कहते हैं स्विंग टू गेट। जब वो पैर उस लाइन के आगे आ जाता है तो उसे हम कहते हैं स्विंग थ्रू गेट। तो स्विंग टू गेट जो है वो अर्ली स्टेजेस में दिया जाता है और स्विंग थ्रू गेट जो है वो एक प्रोग्रेशन होता है। नेक्स्ट इज द 2 पॉइंट गेट, यानी कि नॉन वेट बेयरिंग में जो 2 पॉइंट गेट होता है उसमें दोनों क्रचेस को एक साथ पेशेंट आगे रखता है, उसके बाद अपना जो अनअफेक्टेड लेग है उसको आगे लेके जाता है। यहाँ पे भी सेम फॉलो होता है, स्विंग टू एंड स्विंग थ्रू। नेक्स्ट इज द 4 पॉइंट गेट या फिर शैडो वॉकिंग गेट। तो ये क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है 2 पॉइंट गेट का। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका अफेक्टेड लिम्ब है, जो अफेक्टेड लेग है ना, वो ग्राउंड से कांटेक्ट में तो आता है, कांटेक्ट करता है, टच करता है ग्राउंड को, पर वेट नहीं बियर करता, तो इसलिए इसको हम शैडो वॉकिंग कहते हैं। तो इसका पैटर्न कैसे रहेगा कि आपने अनअफेक्टेड और अफेक्टेड साइड क्रच को साथ में रखा, फिर आप अनअफेक्टेड लेग को लेके गए आगे, उसको आपने विदाउट वेट बेयरिंग आगे किया, सिर्फ ग्राउंड के साथ आपने उसे टच करवाया है।
नेक्स्ट इज द पार्शियल वेट बेयरिंग, जिसको हम PWB भी कहते हैं। सो ये प्रोग्रेशन होता है नॉन वेट बेयरिंग का, जो शैडो वॉकिंग हमने पढ़ा उसका। तो नॉन वेट बेयरिंग से अब पेशेंट पार्शियल वेट बेयरिंग पे आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुअली अब शैडो वॉकिंग के अंदर क्या था कि जो पेशेंट था उसका जो अफेक्टेड लिम्ब था उसको हमने ग्राउंड से टच करवाया था। अब धीरे धीरे क्या होता है, उस अफेक्टेड लिम्ब के ऊपर धीरे धीरे करके वेट बेयरिंग स्टार्ट करवाई जाती है। कभी 10%, कभी 20%, देन इट मूव्स ऑन टू मच मोर परसेंटेजेस। अब ये जो बच्चों वेट हम इस पे डाल रहे हैं, तो ये पेशेंट को ना हम एक वेइंग मशीन के थ्रू सिखाते हैं, है ना। तो ये आपको जब इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी ना, तब आपको बताऊंगी कि कैसे आपका जो वेइंग मशीन है उसमें आपको कैसे वेट इसका देखना होता है। और जो ग्रेड होता है वेट बेयरिंग का वो वेरी करता है फ्रॉम थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सो अब ये जो पार्शियल वेट बेयरिंग होता है बच्चों, इसमें भी 3 तरीके के पैटर्न आपको दिखते हैं, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट एंड 2 पॉइंट गेट। तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्रच वॉकिंग। क्रच वॉकिंग के अंदर वी हैव 3 पैटर्न्स, नॉन वेट बेयरिंग, पार्शियल वेट बेयरिंग एंड फुल वेट बेयरिंग। नॉन वेट बेयरिंग में हमने पढ़ा 4 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। अब आ गए हम पार्शियल वेट बेयरिंग के ऊपर। हियर वी आल्सो हैव 4 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 2 पॉइंट गेट। तो पार्शियल वेट बेयरिंग का 4 पॉइंट गेट क्या होगा, सबसे पहले अफेक्टेड साइड क्रच आया, पहला पॉइंट। फिर आपका अनअफेक्टेड साइड का क्रच आया, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या आया, आपका अफेक्टेड लेग आया, एंड देन फोर्थ पॉइंट क्या आया, आपका अनअफेक्टेड लेग आया। तो ये इसी ऑर्डर में आपको पेशेंट की मूवमेंट करानी है। ऐसा नहीं पहले अनअफेक्टेड लेग आगे रखवा दिया, फिर कोई सा क्रच जा रहा है, फिर अफेक्टेड लेग जा रहा है, फिर कोई दूसरा क्रच जा रहा है। ऐसा नहीं होता। जिस वे में ये लिखा हुआ है इसी तरीके से 4 पॉइंट गेट जो होता है ये पेशेंट को प्रैक्टिस करवाना होता है आपको। नेक्स्ट इज द 3 पॉइंट गेट ऑफ पार्शियल वेट बेयरिंग। तो इसमें दोनों क्रचेस एक साथ, फिर अफेक्टेड लेग एंड देन द अनअफेक्टेड लेग। सो दिस बिकम्स द 3 पॉइंट पार्शियल वेट बेयरिंग गेट। नेक्स्ट इज द पार्शियल वेट बेयरिंग 2 पॉइंट गेट। अब ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो क्या कि अफेक्टेड क्रच प्लस उसके साथ अनअफेक्टेड क्रच और अफेक्टेड लेग, यानी कि तीनों को आप एक साथ आगे ले गए और फिर उसके बाद जो अनअफेक्टेड लेग है, जो ठीक लेग है, उसको आगे लेके गए। यानी कि 3 एक साथ और जो अनअफेक्टेड है, जो ठीक है, उसको आखिर में लेके आए। तो ये 2 पॉइंट हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अनअफेक्टेड क्रच है और जो अफेक्टेड लेग है, यानी कि अपोजिट होंगे ना वो। अनअफेक्टेड क्रच है यानी कि अनअफेक्टेड साइड का क्रच है, प्लस उसके जो अपोजिट अफेक्टेड लेग है उसको आगे लेके गए, यानी कि यहाँ पे रेसिप्रोकल है। और फिर जो अफेक्टेड क्रच है और उसके अपोजिट जो अनअफेक्टेड लेग है उसको साथ में लेके गए। तो यानी कि यहाँ पे ऑल्टरनेट मूवमेंट्स हो रही हैं। तो ये भी आपका 2 पॉइंट गेट हुआ किसका, पार्शियल वेट बेयरिंग। अब आ जाता है फुल वेट बेयरिंग, इसको हम FWB भी कहते हैं। तो ये प्रोग्रेशन होता है किससे, फ्रॉम पार्शियल वेट बेयरिंग। पहले नॉन वेट बेयरिंग, फिर पार्शियल वेट बेयरिंग एंड देन कम्स द फुल वेट बेयरिंग। तो ये प्रोग्रेशन हुआ। तो इसमें जो वॉकिंग पैटर्न रहता है ना वो सेम रहता है लाइक द पार्शियल वेट बेयरिंग।
सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट क्रच वॉकिंग। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, और अगर आप इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी पढ़ना चाहते हो तो मुझे वो भी कमेंट्स में बताना, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगी। थैंक यू। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।